बिहार चुनाव 2025 के नतीजे जब से इस देश के सामने आए हैं तब से ये देखा गया है कि हर तरफ असदुद्दीन ओवैसी की काफी चर्चा है। चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि बिहार के इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने जो कर दिखाया है वो कोई मामूली बात नहीं है। मगर हाँ, बिहार चुनाव के इन नतीजों के बाद मुसलमानों से जुड़ी हुई एक और भी बड़ी ही अजीबोगरीब और परेशान कर देने वाली चीज सामने निकल कर आई है कि जिसके बारे में काफी बात होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो उसकी कोई खबर ही नहीं है। मुसलमानों से जुड़ी हुई वो चिंताजनक चीज क्या है वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि बिहार के इस चुनाव में टोटल कितने मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और वो कौन कौन हैं, कौन सी सीट से हैं या फिर कौन सी पार्टी से हैं। मगर उससे पहले इस चुनाव से जुड़ी हुई कुछ और भी हैरान कर देने वाली चीजों पर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही हैरान कर देने वाला है। उसकी वजह ये है कि जो जीतने वाला ग्रुप है, मतलब कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है कि जितना उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो अपोजिट ग्रुप था, मतलब कि महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आरजेडी थी, उन्होंने भी इतना ज्यादा बुरा प्रदर्शन किया है कि उनकी पार्टीज के लोगों ने भी कभी इस बारे में इमेजिन नहीं किया होगा। इसके अलावा आप लोग अब इनसे भी मिल लीजिए। ये हैं पीके, मतलब के प्रशांत किशोर। लंबे वक्त से भारत की राजनीति में पर्दे के पीछे रहकर एक अहम किरदार अदा करने वाले प्रशांत किशोर के बारे में दावा किया जाता है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की राजनीति में कई ऐसे चुनाव हुए हैं कि जिनको जितवाने में मेन किरदार इन्हीं प्रशांत किशोर का था। देश में आज कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं कि जिनको कुर्सी तक पहुंचाने का क्रेडिट भी प्रशांत किशोर को दिया जाता है, तो कई नेताओं को कुर्सी से उतारने का क्रेडिट भी दिया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि जब यही प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से सामने आने का फैसला करते हैं और खुद चुनाव में उतरते हैं, तो इनकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रहती है उसको हम लोग बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बुरा भी तो देखकर जब ही कहा जा सकेगा जब सामने कुछ हो, क्योंकि इनकी पार्टी का रिजल्ट तो 0/0 है। और आगे बढ़े तो अब नंबर आता है उस पर्सनैलिटी का कि जो इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के नतीजे में उसी इंसान ने तहलका मचाया है, और ये नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव के नतीजे आने से पहले चाहे बड़े बड़े ज्ञानी हों या फिर एग्जिट पोल्स हों या फिर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने वाले बहुत सारे पत्रकार हों, सभी का ही यही मानना था कि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सीट से जीत सकेंगे। मगर जब नतीजे आए तो वो काफी शॉकिंग थे, क्योंकि काफी कम सीट्स पर उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट्स बड़े मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हो चुके थे। और ये उस वक्त हो रहा था कि जब एनडीए की आंधी में पूरा महागठबंधन, मतलब जितनी भी विपक्ष की पार्टीज थी, वो सारी उड़ गई थी। यही वजह है कि बिहार के इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन क्लियरली उस कांग्रेस या कांग्रेस जैसी कई पार्टी से बेहतर बताया जा रहा है कि जो भारत की सबसे बड़ी पार्टीज में आती हैं, बल्कि बड़ी ही नहीं पुरानी पार्टीज में आती हैं, और जो पार्टीज पिछले लंबे वक्त से अलग अलग चुनावों में ओवैसी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगाती आई हैं। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नंबर्स के मामले में इन बड़ी पार्टीज के पास ही आकर खड़ी हो गई है, तो भला ये बी टीम होने का या फिर वोट काटने का इल्जाम कैसे लगाया जा सकेगा। साथियों, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे मोटे मोटे तौर पर 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह महागठबंधन की तरफ से चुनाव से पहले ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर देना। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की तरफ से बाद में पूरे चुनाव के अंदर इस मुद्दे को खूब उठाया गया और बार बार मुसलमानों से ये कहा गया कि देखिए, आप 17 से 18% हैं, मगर उसके बावजूद भी आप डिप्टी सीएम नहीं बन सकते हैं, आपको तो सिर्फ दरी उठानी है। जबकि उन लोगों को डिप्टी सीएम घोषित किया जा रहा है कि जिनकी हिस्सेदारी 2 से 3% है। अब दोस्तों, पहले भले ही इस चीज को नकारा जा रहा था, लेकिन रिजल्ट के बाद क्लियर हो चुका है कि इस चीज ने काफी असर दिखाया। दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये कि चुनाव से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी का खुले तौर पर महागठबंधन से कांटेक्ट करना, उनको ऑफर देना कि भाई हमको भी महागठबंधन में ले लो, और तो और बहुत कम सीटों पर राजी भी हो जाना। मगर हद से ज्यादा कम सीट्स पर राजी होने के बावजूद भी महागठबंधन की तरफ से जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी को रिजेक्ट कर देना, मतलब उनको अपने ग्रुप में ना लेना, इस चीज ने भी सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स के ऊपर साइकोलॉजिकली काफी असर डाला। बची कुची कसर पूरी कर दी तीसरी वजह ने, और वो ये है कि इस पूरी चुनाव कैंपेन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को आरजेडी की तरफ से डिसरिस्पेक्ट करना। तो कुल मिलाकर ऐसे ही कुछ फैक्टर्स थे कि जिन्होंने ओवैसी के हक में अच्छा काम किया। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर्स की कि आखिर इस पूरे चुनाव में तमाम जीतने वाले मुसलमान कितने हैं, किस किस पार्टी से हैं और उनके क्या नाम हैं। तो टोटल जीतने वाले मुसलमानों का नंबर है 11, मतलब के
11 और इनमें से 5 तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, जिनमें से पहला नाम है तौसीफ आलम के जो बहादुरगंज की सीट से थे, दूसरा नाम है अख्तरुल ईमान का के जो अमौर की सीट से थे और जो बिहार के अंदर ओवैसी की पार्टी का मेन चेहरा भी हैं, तीसरा नाम है गुलाम सरवर का के जो बायसी की सीट से थे, चौथा नाम है मुर्शीद आलम का के जो जोकीहाट की सीट से थे, पांचवा नाम है सरवर आलम का के जो कोचा धामन से थे। अब इन 5 के बाद जो बचे हुए 6 लोग हैं उनमें से सिर्फ एक का ताल्लुक ही एनडीए से है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी तो आमतौर पर मुसलमानों को टिकट देती ही नहीं है। तो अब बची नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी पार्टी से जीतने वाले इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट का नाम है मोहम्मद जमा खान, जो बिहार के इस चुनाव में चैनपुर की सीट से जीते हैं। इसके अलावा बचे हुए 5 लोगों का ताल्लुक महागठबंधन से है, मतलब कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी से है। महागठबंधन के भी इन लोगों को अब अगर अपनी 11 लोगों वाली लिस्ट में शामिल करें तो 8वें नंबर पर नाम आता है आसिफ अहमद का कि जो आरजेडी के टिकट पर बिस्फी से चुनाव जीते हैं, जबकि 9वें नंबर पर नाम आता है उसामा शहाब का कि जो आरजेडी के टिकट पर राकूनाथपुर से चुनाव जीते हैं। याद रहे कि ये वही उसामा शहाब हैं कि जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। इसी वजह से इनकी ये सीट बिहार से बाहर भी लगभग पूरे भारत में काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो भी चुनाव प्रचार किया जा रहा था उसमें इनके फादर या फिर इनके धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी उसामा ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। आगे बढ़े तो अगला नाम है फैसल रहमान का कि जो आरजेडी से ढाका से चुनाव जीते हैं। उससे भी अगला नाम है आबिदुर रहमान का कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर अररिया से चुनाव जीते हैं। अब आखिर में अगर बात करें मुसलमानों से जुड़ी हुई उस परेशान कर देने वाली चीज के बारे में कि जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था, तो वो है बिहार असेंबली में मुसलमानों का लगातार गिरता हुआ परसेंटेज। क्योंकि जैसा कि अभी तक की वीडियो से हम जान ही चुके हैं कि जीतने वाले मुसलमानों का जो टोटल नंबर है वो 11 है, जबकि बिहार के अंदर मुसलमानों की जो टोटल आबादी है वो 17 से 18% के करीब है। अब टोटल आबादी में इतना बड़ा रेशियो रखने के बावजूद बिहार की विधानसभा में सिर्फ 11 लोगों का होना बहुत कम है। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि ये नंबर लगातार गिरता जा रहा है। बल्कि ये जो टोटल 11 लोग जीते हैं इनको लेकर लगातार अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ डिकेड्स में ये सबसे कम नंबर है, क्योंकि पिछले चुनाव में यही आंकड़ा 19 के करीब था, जबकि उससे भी पिछले चुनाव मतलब 2015 के इलेक्शन में ये नंबर 24 से 25 के करीब था। जिसका मतलब ये हुआ कि हर आने वाले चुनाव में ये नंबर लगातार गिरता जा रहा है, जिसको लेकर बिहार के मुसलमानों को गहराई के साथ चिंतन करना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।